हाँ भाई, तो हमने क्या डिस्कस किया था पहले? वही एवापोरेटर प्रेशर और कंडेंसर प्रेशर पर खेल रहे थे। अब सुपर हीटिंग इन द एवापोरेटर करते हैं। हाँ, तो सुपर हीटिंग कैसे कर रहे हैं? पीसी और पीई को कांस्टेंट रख के हम एवापोरेटर में सुपर हीटिंग कर रहे हैं। तो अगर पीई कांस्टेंट है तो सुपर हीटिंग जो है हमारा कांस्टेंट प्रेशर लाइन पर होगा ऑफ द एवापोरेटर, मतलब एवापोरेटर प्रेशर वाला जो लाइन होगा कांस्टेंट प्रेशर वाला लाइन। अब हमें पता है ना टीएस डायग्राम में जो कांस्टेंट प्रेशर का लाइन होता है वो कुछ इस तरह से बनता है। और एक चीज़ और बताना मैं भूल गया कि ये जो लाइंस होती है ना ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है, मतलब ये कुछ इस तरह से यहाँ पर ये लाइंस डाइवर्जिंग नेचर है। तो ऑन टीएस डायग्राम constant pressure lines are diverging in nature। हाँ, तो वही चीज़ है यहाँ पर कि जिस इवेपोरेटर प्रेशर पर हम थे उसी इवेपोरेटर प्रेशर पर हम सुपर हीटिंग करा दिए। तो उसी कांस्टेंट प्रेशर वाला लाइन कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन पर इवेपोरेटिंग करा दिए, मतलब सुपर हीटिंग करा दिए। तो सुपर हीटिंग कराने का मतलब क्या है? सुपर हीटेड रीजन पर हम गए और सुपर हीटेड रीजन में गए तो 1 से लेकर 1' में हम सुपर हीटिंग कराए। फिर जो नॉर्मल साइकिल हमारी थी 1 2 3 4, अब जो नई साइकिल है 1' 2' 3 4। अब यहाँ पर पीएल डायग्राम भी देख लेते हैं। जो हमारा नॉर्मल पीरियड डायग्राम था 1 2 3 4, अब नया पीरियड डायग्राम क्या बनेगा? 1' 2' 3 4। सुपर हीटिंग कराने के बाद कांस्टेंट प्रेशर पर करा रहे हैं तो ये लाइन 4 से 1 जो है वही 4 से 1' कांस्टेंट प्रेशर होने पर ही हम सुपर हीटिंग करा रहे हैं। तो 1 से 1' क्या है? सुपर हीटिंग, डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग इसे कहते हैं। तो अब वर्क इनपुट, अब यहाँ पे देखते हैं क्या हमारा क्या इफेक्ट हुआ है। तो हमने अभी बताया कि कांस्टेंट प्रेशर लाइन जो होता है वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है। तो डाइवर्जिंग नेचर होने के चलते आप खुद सोचो कि ये जो लाइन है, ये दोनों लाइंस, ये लाइन और ये लाइन डाइवर्जिंग नेचर का होगा। तो ये लेंथ कम होगा ऑब्वियसली और ये लेंथ ज़्यादा होगा। तो यानी ये लेंथ ज़्यादा है तो वर्क इनपुट क्या हो गया? कंप्रेशर में बढ़ गया। ठीक है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर क्या इफेक्ट आएगा? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बढ़ गया। पहले ये 4 से 1 था, अब ये 4 से 1' हो गया। यहाँ से भी देख लो 4 से 1 था, अभी 4 से 1' हो गया। हाँ, हीट रिजेक्शन में क्या फ़र्क पड़ा? हीट रिजेक्शन भी पहले मेरा इतना हो रहा था, अभी इतना हो रहा है, हीट रिजेक्शन भी बढ़ गया। सीओपी पर क्या इफेक्ट आएगा? सीओपी पर क्या इफेक्ट हमारा रहेगा? सीओपी कहाँ गया? सीओपी, हाँ, सीओपी क्या होगा? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ गया, वर्क इनपुट भी बढ़ गया। तो सीओपी पर हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें रेफ्रिजरेंट, सीओपी पे हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमें रेफ्रिजरेंट का टाइप मालूम है तब अपन कमेंट कर सकते हैं। जैसे एमोनिया बोले तो R717, अब ये नेमिंग दिया रहता है। ये रेफ्रिजरेंट में हम देखेंगे कि रेफ्रिजरेंट का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। R717 बोलने का मतलब है अमोनिया। तो एमोनिया के केस में सीओपी घटेगा, लेकिन वही R12 रेफ्रिजरेंट में जो कि होता है CF2Cl2, यहाँ सुपर हीटिंग करने पे सीओपी बढ़ेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट मेरा सीओपी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अब रेफ्रिजरेशन, हाँ, तो ये चीज़ है। हीट रिजेक्शन हमारा बढ़ गया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा बढ़ गया, वर्क इनपुट बढ़ गया और सीओपी पे कोई कमेंट नहीं है। लेकिन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ना तो हमने पीसी को छेड़ा है ना पीई को छेड़ा है, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कांस्टेंट। अच्छा, जो हमारा वर्क इनपुट कंप्रेसर में चेंज हुआ है उसको एक और लॉजिक से समझ सकते हैं हम कि
जो हमने वर्क इनपुट कंप्रेसर में क्यों बढ़ा, उसे हम फिज़िकली भी समझ सकते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी जो KT काइनेटिक हमने पढ़ा था ना 11th-12th में, उसमें हमने क्या देखा था, काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। अब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर तो बढ़ा है सुपर हीटिंग के दरमियान। पहले टेम्परेचर बढ़ा, पहले T1 था, यहाँ देखिए पहले टेम्परेचर T1 था, अब ये T1 डैश है, तो टेम्परेचर तो बढ़ा है हमारा। तो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, यानी डिग्री ऑफ रैंडमनेस मॉलिक्यूल का रैंडमनेस हमारा बढ़ गया। तो रैंडमनेस बढ़ने के कारण हमारा वर्क इनपुट कंप्रेसर में अब हमें ज़्यादा देना पड़ रहा। अब इसे लॉजिकली सोचें कि जैसे एक क्लास है, उस क्लास को शांत करना है और उसमें 50 बच्चे हैं जो आराम से बैठे, उस क्लास को हमें कंट्रोल करना है। 50 बच्चे जो हैं आराम से बैठे हुए हैं, तो उस क्लास में पढ़ाना बहुत इजी होगा, लेक्चर डिलीवर करना आसान होगा एज़ कम्पेयर टू डैट क्लास जिसमें बच्चे जो हैं तहलका मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। तो उसमें हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो इस एनालॉजी से हम इसे समझ सकते हैं। तो ये एक फिज़िकल से थोड़ा कंसेप्चुअल रीज़न हो गया हमारा। और अदरवाइज़ हमने तो देखा ही था कि कांस्टेंट प्रेशर लाइन डाइवर्जिंग नेचर की होती है, जिसके कारण मेरा वर्क इनपुट बढ़ रहा था। और हम लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि सब कूलिंग पर क्या इफेक्ट होता है। सब कूलिंग करने से क्या इफेक्ट आएगा कि वही चीज़ TS डायग्राम 1 2 3 4। अब सब कूलिंग किया हमने कांस्टेंट प्रेशर पर, तो 3 डैश से 3 हम आ गए, वहाँ सुपर हीटिंग कर रहे थे। कांस्टेंट प्रेशर लाइन जो है उसी पर हमने सुपर हीटिंग किया, सब कूलिंग किया, तो 3 डैश से 3 आ गए। TS डायग्राम में हम देखें तो 2 से 3 डैश और 3 डैश से फिर हम सब कूलिंग किए, तो 3 डैश से फिर हम 3 पर आ गए। ठीक है, हाँ, यहाँ पे इसने लिखा है कि एग्जिट फ्रॉम द कंडेंसर इज नो मोर अ सैचुरेटेड लिक्विड बट रैदर अ सबकूल्ड लिक्विड रेफ्रिजरेंट। एग्जिट जो हमारा कंडेंसर से है वो अभी एक सैचुरेटेड लिक्विड ना होकर कि एक सबकूल्ड लिक्विड एग्जिट हो रहा है हमारा कंडेंसर से। तो अब यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ेगा W इनपुट पे, वर्क इनपुट कंडेंसर का तो सेम ही रहेगा, तो W इनपुट पर हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर हमारा पड़ रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अब हमारा जो है बढ़ गया है। और COP क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ गया, W इनपुट कांस्टेंट है, तो COP बढ़ गया है हमारा। हीट रिजेक्शन भी बढ़ गया है, पहले इतना हो रहा था अभी इतना है। हाँ, तो हीट रिजेक्शन जो था वो हमारा बढ़ गया है। अब हीट रिजेक्शन बढ़ने का क्या मतलब है, हीट रिजेक्शन बढ़ने का मतलब है कि पहले के मुकाबले अब जो हमारा कंडेंसर होगा उसका डिज़ाइन अब लार्जर एरिया पर होगा, लार्जर एरिया लगेगा उसे डिज़ाइन करने में। तो लार्जर एरिया पर अगर हमें डिज़ाइन करना है तो ऑब्वियसली अब यहाँ पर हीट रिजेक्शन अगर लार्जर एरिया पर हो रहा है तो हमें एयर कूल वाटर कूलिंग पर हमें नहीं जाना है, क्योंकि वाटर कूलिंग अगर हम करें तो अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ जाएगा फालतू का। तो हमें एयर कूल्ड रखते हुए उस कंडेंसर का डिज़ाइन करना है लार्जर सरफेस। आप बोलोगे कि 3 से 3 डैश, जितना ज़्यादा सब कूलिंग करेंगे उतना ज़्यादा ये पॉइंट जो है इधर की ओर आता जाएगा, जिससे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ जाएगा। 3 डैश से 3 गए और नीचे जाएंगे और यहाँ से हम आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन करेंगे, तो ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में तो इंक्रीज़ कर रहा है। पर दूसरी ओर ये भी तो देखना पड़ेगा हमें, कॉस्ट भी तो देखना पड़ेगा। कंडेंसर हमें जैसे हीट रिजेक्शन प्रोसेस कर रहे हैं तो अब लार्जर सरफेस एरिया हमें चाहिए होगा, लार्जर एरिया चाहिए होगा कंडेंसर का, ताकि वो ज़्यादा हीट फेंक सके सराउंडिंग को। तो उसके लिए हम वाटर कूलिंग में हमें जाना पड़ेगा। अगर लार्जर कई बहुत ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया हमने बना दिया तो कॉस्ट अननेसेसरी बढ़ जाएगा।
तो वही लिखा है यहाँ पर, एक कंडेंसर विथ लार्जर सरफेस, कंडेंसर विथ लार्जर सरफेस एरिया इज़ रिक्वायर्ड टू बी डिज़ाइंड वाइल कीपिंग इट एयर कूल्ड। एयर कूल्ड रखते हुए हमें कंडेंसर का डिज़ाइन करना है। इस कारण से हम सब कूलिंग जो है ज़्यादा नहीं करते हैं, 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक ही सब कूलिंग करते हैं। और डिग्री ऑफ सब कूलिंग, हाँ 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक ही हम सब कूलिंग करते हैं। सिमिलरली हम सुपर हीटिंग भी ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि जितना ज़्यादा सुपर हीटिंग करेंगे उतना हमारा एवापोरेटर का भी एरिया बढ़ जाएगा। सेम लॉजिक वहाँ पर भी है, सुपर हीटिंग में हम ज़्यादा नहीं करते हैं, 5 से 6 डिग्री के लमसम हम लोग सुपर हीटिंग नहीं करते हैं। ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में क्या चेंज आएगा, 1 माइनस सी इंटू पी सी बाई पी ई का पावर 1/n-1। तो यहाँ पर पी सी और पी ई कॉन्स्टेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पे। अब आइसेंट्रोपिक कंप्रेशर एफिशिएंसी हम देख लेते हैं क्या होता है। हाँ, तो हम क्या जानते हैं कि जो हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में हो रहा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिकली कंप्रेशन हो रहा है, तो हम इंट्रोपी जानते हैं कि इंट्रोपी क्या होता है, डेल एस इज इक्वल्स टू डेल क्यू बाई टी प्लस एस जी। ये डेल क्यू बाई टी क्या है, एंट्रोपी ट्रांसफ़र, और ये एस जी क्या है, एंट्रोपी जनरेशन। ये हमने बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, पर एक ग्लिम्स दे दे रहा हूँ। यह एंट्रोपी जनरेशन जो कि हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है। इक्वल्स टू 0 कब होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, और ग्रेटर देन 0 होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो डेल्टा एस जो है डेल क्यू बाई टी, अब हमारे रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हो रहा था, कंप्रेशर में डेल क्यू बाई टी 0 हो रहा था, ये टर्म भी 0 हो रहा था, एंट्रोपी जनरेशन भी 0 हो रहा था। तो एंट्रोपी डेल एस जो है वो 0 हो रहा था, तो एंट्रोपी कांस्टेंट था हमारा। लेकिन हम जब एक्चुअल प्रोसेस जब कराते हैं तो ना तो डेल क्यू बाई टी 0 होता है, क्योंकि परफेक्टली इंसुलेटेड सिस्टम को डिज़ाइन करना इज़ नॉट पॉसिबल, और ना ही एंट्रोपी जनरेशन 0 होता है। मतलब कुछ ना कुछ इरिवर्सिबिलिटी रहती है। PMM3 जिसे कहते हैं, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ थर्ड काइंड, PMM3, ये हमारा इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर कोई भी डिवाइस एक साइकिल में ऑपरेट कर रहा है तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल लॉसेस होंगे ही। PMM3 क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि एक साइकिल में ऑपरेट हो रहा है और यहाँ पर कोई फ्रिक्शनल लॉसेस ना हो, तो ये इम्पॉसिबल है। तो कुछ ना कुछ तो इरिवर्सिबिलिटी रहेगी, जिसके कारण कुछ ना कुछ एंट्रोपी जनरेशन आएगा, कुछ ना कुछ एंट्रोपी जनरेशन आएगा, और डेल क्यू बाई टी भी 0 नहीं है। तो इन दोनों फैक्टर्स के कारण वही चीज़ इसने लिखा है यहाँ पर भी, DS परफेक्ट इंसुलेशन इज इम्पॉसिबल, सम एनर्जी विल बी लॉस्ट टू सराउंडिंग बिकॉज ऑफ हीट रिजेक्शन ड्यू टू improper insulation, and del S generation is not equals to 0 the actual work input required in a compressor। अब चूँकि लॉसेस हो रहे हैं यहाँ पर, हीट लॉस हो रहा है और इरिवर्सिबिलिटीज़ के कारण भी लॉसेस हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक्चुअल जो वर्क कंप्रेसर में जाएगा वो ज़्यादा हमें देना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू आइडियल। तो कंप्रेसर एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, कंप्रेसर एफिशिएंसी, अब देखो नया जो हमारा TS डायग्राम बनेगा उसमें क्या चेंजेस आएगा कि जो मेरा कंप्रेशन प्रोसेस है वो 1 से 2 ऐसे बन रहा था स्ट्रेट लाइन। अब क्या है कि ये चूँकि इंट्रोपी क्या हो रहा है, ना तो डेल क्यू बाई टी भी 0 है, ना डेल एस जनरेशन 0 है, दोनों ही पॉजिटिव है, ना ये 0 है ना ये 0 है, और तो कुछ ना कुछ हीट लॉस हो रहा है। तो ये जो डेल एस जनरेशन इंट्रोपी जो है वो बढ़ रहा है। इंट्रोपी बढ़ने का मतलब क्या है कि हमारा जो एंट्रोपी है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब कि क्या है कि ये डॉटेड लाइन, इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं,
तो ये डॉटेड लाइन के थ्रू ये एंट्रोपी बढ़ रहा है और ये अब कुछ यहाँ पर आ जाएगा 2 पे। तो वही चीज़ है कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के केस में हम एफिशिएंसी अब क्या डिफाइन करेंगे, कम बाई ज़्यादा होता है हमेशा एफिशिएंसी। आइडियल कम है, एक्चुअल ज़्यादा है, तो आइडियल बाय एक्चुअल। एक्चुअल क्या हो जाएगा, आइडियल क्या होगा H2S माइनस H1, आइडियल क्या हो जाएगा H2 माइनस H1, तो H2S माइनस H1 बाई H2 माइनस H1। सिंपल है। बाकी न्यूमेरिकल्स का अगले वीडियो में देखेंगे।